खुदारा अपने बच्चों पर खास तवज्जो दीजिए, वरना बहुत पछताओगे। मेरी बेटी 13 साल की थी और उसको शादी का बहुत शौक था। स्कूल से घर आते ही कहती, अम्मा मेरी जल्दी शादी कर दे, मुझसे अब रहा नहीं जाता। मैं परेशान हो जाती। एक रात उसके कमरे में छुप गई। सामने का मंजा देखकर तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट थी। बेटी हर हफ्ते मुझसे फटकड़ी मंगवाती और मुझे कहती, टीचर ने फटकड़ी पर एक तजुर्बे करने को कहा है। वो करती हूं। एक दिन पड़ोसी की लड़की जो मेरी बेटी की क्लास फेलो थी, मुझे कान में कहने आई, आंटी, एक रात अपनी बेटी के कमरे में सोना, तुम्हें उसके राज का पता चलेगा। अगली रात मैं छुपकर बेटी के बेड के नीचे लेट गई। अगले लम्हे मेरी जान निकल गई जब बेटी ने वो फटकड़ी। मेरा नाम कुलसूम है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती हूं। मेरी जहां शादी हुई थी, मेरे ससुराल वाले इतने खाते पीते घराने से नहीं थे, और शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी से नवाजा। मेरे शौहर और मेरी दिल्ली ख्वाहिश थी कि हम अपनी बेटी को पढ़ाएं लिखाएं, लेकिन किस्मत का कुछ और लिखा था। हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत में रोटी ही बस पूरी होती थी, लेकिन हमने उसे अपने ख्वाब छीनने की इजाजत नहीं दी हुई थी। इसलिए हम दोनों मियां बीवी ने इंतहाई गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। अब हमसे जहां तक मुमकिन हो रहा था, हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों मियां बीवी को यह शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की भी यह दिल्ली ख्वाहिश थी कि उसके लिए वह बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी। बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 1 ही 2 कमरों का कच्चा मकान था। एक कमरे में ही दोनों मियां बीवी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर औकात बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी, और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज्यादा होती है कि उसे रात रात भर जागना भी पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें इस पर बहुत फक्र भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था, बेटी को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने का, बल्कि इसके साथ ही साथ इसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे, और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी फिर हमें सुननी पड़ रही थीं, और यह बातें तो सबसे पहले मेरे सास सर और फिर मेरे जेठ और जेठानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मुझे और मेरे शौहर को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारे पाबंद नहीं है और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसला नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला तब्दील करते, या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी जहन मेहनती और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बिठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिरकार थक हार कर यह एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे, और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, तब यही लोग फक्र से कहते फिरेंगे कि हमारी भतीजी है, डॉक्टर बनी है। मेरे जेठ और जेठानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है, और सासू ससुर भी फक्र से कहेंगे कि माशाल्लाह उनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की तालीम का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे, तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते, और मासूम मासूम तसव्वुरात, खुशियां हम दोनों मियां बीवी एक दूसरे से बांटते थे। ये एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी दुआएं और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थीं, और उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया था। उस रोज हमने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। अब 4 साल की मजीद तालीम थी, जिसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था। लेकिन एक मसला यह था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था, और हम रोज रोज बसों और रिक्शों का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। यह एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ज्यादा सोचो विचार के बाद और अपनी बेटी के उस्तादों के मशवरे से यह हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर 15 दिन की छुट्टी पर घर आया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज जाने का मसला भी हल हो जाएगा, और मेरी बेटी अपनी तालीम पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिर 4 साल की ही तो बात है। बस फैसला हो गया, और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी, और हर 15 दिन के बाद हॉस्टल से घर आ जाती, और इतवार का दिन हमारे साथ गुजारने के बाद सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल खैरो आफियत से गुजर गया, और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद उसकी तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हुआ, तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती, तो वह मुझसे कहती कि माँ, मुझे बाजार से थोड़ी सी फटकड़ी ला दो।
जब मैं उसे यह कि उसे फटकड़ी का क्या करना है तो वह हर बार यही कहती कि उस्ताद ने फटकड़ी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही करना है। मैं बेटी की यह बात मान लेती और उसे फटकड़ी लाके दे देती। तकरीबन 3 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब चौथे महीने में भी मेरी बेटी ने यही रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 3 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था, और वह कैसा उस्ताद था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता। लेकिन फिर यह भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर मुझ जैसी 5 जमातें पास को क्या मैं पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसे होती है। लेकिन क्योंकि दिमाग में सवाल ने सर उठा ही लिया था, तो इसीलिए इस बार जब बेटी आई और उसने फिर से तजुर्ब का कहकर फटकड़ी मंगवाई तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि यह हर 15 दिन तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, यह काम हमें आखिरी तब तक मिलता रहेगा जब तक वो सारा काम ठीक ना हो जाए, और फटकड़ी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और उस्ताद कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा है। इसीलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक यह काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली करवा दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फटकड़ी लाकर दे दी। एक रात अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। इसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की सफाई की तो वहां एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज देखने के बाद से मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा इतना नहीं रहा था। आखिर कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर यह सवाल भी पैदा होता था कि आखिर जो कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वहमों और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे से ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वह कभी भी मुझे सच न बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सचते अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया और खुश हो गई। मुझे यहां से हकीकत मालूम हो सकती थी। मैं फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था, जहां पर एक लाइन में बड़े बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से स्किन रंग के दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। एक चौधरी साहब का घर था। वैसे यह बहुत सखी थी और इसकी सखावत की वजह से अल्लाह ने भी उन्हें बहुत नवाजा था। उन चौधरी साहब की एक बेटी जो मेरी ही बेटी के साथ थी, वो भी डॉक्टर बन रही थी और इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन यह हॉस्टल में नहीं रहती थी, बल्कि रोजाना ही आती जाती थी। चौधरी साहब रोजाना खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं चौधरी साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने मुझे पहचान लिया कि मैं चंद एक बार पहली बेटी की कुछ किताबों के अदले बदले के सिलसिले में यहां आ चुकी थी और मुझे पहली बार बेटी ने ही उनका घर दिखाया था। इसकी बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात मुकम्मल हुई वह परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वह चीज भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। चौधरी साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नजर रखेगी और उसकी सारी सरगर्मियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे यह भी बताया था मेरी बेटी हर 15 दिन बाद मुझसे यह कहकर फटकड़ी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे यह सुनकर भी हैरानगी हुई और वो कहने लगी कि नहीं, उन्हें ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है और मेरी परेशानी में यह एकदम इजाफा हो गया था। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और रुसवाई के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फिक्र नहीं करूं, वो जरूर असल बात मालूम कर लेगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं वह चीज वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वह मुझे मिली थी, ताकि मेरी बेटी को यह शक ना हो। हमें किस बात का इल्म हो गया है। मैंने ऐसे ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने रब से खैर की दुआएं मांगना।
उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से 15 दिन गुजरने का इंतजार था। कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ ना कुछ मामले की खबर तो होती। खुदा खुदा करके वक्त गुजर ही गया और जुम्मे की शाम मेरी बेटी 2 दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी का सर से पांव तक तफसीली जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई तब्दीली उसके अंदर नजर न आई। वो बिल्कुल पहले ही जैसी थी। उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता। लेकिन मैं भी क्या करती। जब से बेटी के कमरे से वो चीज मिली, मेरे दिल में शक का वबाल आ गया था। बेटी ने फिर हस्ब मामूल में यह कहकर फटकड़ी मंगवाई कि उसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने भी कुछ भी जाहिर किए बगैर उसे फटकड़ी लाकर दे दी थी और खुद में खामोशी से चौधरी साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात उसे उस दौरान मालूम हुई वो मुझे बताएगी। इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 1 बजे के करीब चौधरी साहब की बेटी हमारे घर आई थी। मेरी बेटी सो रही थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश और ऐसी तरबियत तो बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान परेशान से सोच में गुम थी। लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मेरी बेटी जिस रास्ते पर चल पड़ी वो दुनिया में तो बदनामी और जल्लत का बायस था। इसमें आखिरत की 100% बर्बादी थी। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहोशता देखकर उस बच्ची ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान ना हो, बल्कि इस मसले का हल सोएं और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सोएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इसी तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगी और यह भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकालें। मैंने चौधरी साहब की बेटी की बात मानी और आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 15 दिन का इंतजार करना था और मैं इंतजार करने लगी। अगले 15 दिन बाद जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात में छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले इतने दिनों से दुआएं कर रही थी। जो कुछ भी मुझे चौधरी साहब की बेटी ने बताया है वह सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो उन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नजरों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत अजियत में गुजारी। वो जो चौधरी साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अक्ल समझ भी जाती रही थी। लेकिन यह बात भी गनीमत थी कि अभी मेरे शौहर को इस सारे हिस्से का इल्म नहीं था। एक बात तो मैंने जान ही ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी शायद उससे निकल कर नहीं सकती थी। मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने शौहर से सारे मामले को पोशीदा ही रखूंगी और चौधरी साहब की बेटी से दरख्वास्त करूंगी कि जहां उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, उसी तरह वो मेरी बेटी को इस दलसल से निकालने में भी मेरी मदद करेंगी। अगले दिन फिर से चौधरी साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए चौधरी साहब की बेटी में इल्तजा की कि वह मेरी मदद करें ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी। वो जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो उसकी मौत भी मुमकिन थी। और कई लड़कियां इस दलदल में फंस चुकी थीं और अकेले यह मुमकिन नहीं है कि उसकी मदद की जाए, लेकिन इस दलदल से निकला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और बाख्तियार इंसान की मदद की जरूरत थी और हमारे सामने उस वक्त चौधरी साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसीलिए मैंने और उनकी बेटी ने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें लेकर यहां तक के सारे मामलात से आगाह किया। चौधरी साहब सुनते ही तौबा इस्तगफार करते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराजगी का इजहार करने लगे। मुझे खदशा पैदा हुआ कि कहीं चौधरी साहब मदद करने से इनकार ही न कर दें। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और चौधरी साहब के दिल में भी अल्लाह ने रहम डाल दिया था, इसलिए वो मदद करने पर आमादा हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत जुड़ी हुई थी, इसीलिए इस मामले का हल भी खामोशी से ही करना था। इसीलिए चौधरी साहब ने सबसे पहले अपने असद रसूख को देखना शुरू किया और फिर अपने जानने वाली एक पुलिस के आला अहदेदार को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तफ्तीश करने की दरख्वास्त की। पुराने ताल्लुकात का पास रखते हुए वह पुलिस का ओहदेदार मान गया
और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की तहकीक करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले इन शिकाकात हुए थे कि दिल कांप गए। चौधरी साहब ने अपनी बेटी को भी इस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। बज़ाहिर एक तालीमी इदारा नजर आने वाली यह इमारत हरगिज इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहां अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेजते, और चौधरी साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे, और उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने किसी भी फर्द का नाम आए बगैर अपने तौर पर मुकम्मल तहकीकात करके एक मंसूबा के इस कॉलेज की इंतजामिया और दूसरे के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बेचकर ना कर सके, और जो कौम की जवानों को हुक्मराही और बेराही का शिकार करें उनके लिए माफ़ी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकलवाया था, और अब क्योंकि मामला ज्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने अपने शौहर को भी बेटी के घर आने के दूसरे दिन ही सारे मामलात से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा शौहर चंद लम्हे तो कुछ बोल ही नहीं सका। और जब उसके हव्वास थोड़े बेहाल हुए तो उसने तैश में आकर अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही मंशियात के इस्तेमाल से आदमई हुई थी, मार को सह न सकी और बेहोश हो गई। मेरा शौहर इतनी शदीद गुस्से में था कि वो बेटी को माफ करने पर तैयार ही नहीं था। इसीलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वह मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है, और हमारी तो थी इकलौती बेटी, इसलिए ज्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका, और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहां पर एक बार फिर चौधरी साहब ने अखलाक की मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज्यादा मालिक मदद भी की, और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहतयाब होने लगी, और वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफी मांगती थी। लेकिन हम तो माँ बाप थे, हमने उसकी माफी मांगने से पहले ही उसे माफ कर दिया था। लेकिन इसका क्या फायदा था? मुस्तकबिल तो तबाह हो ही चुका था, हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास मजीद रकम नहीं थी, और ना ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस रोज सफाई करते हुए कुछ पुड़िया नजर आई। आखिर यह सब क्या था और कहां से आया था? क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी यह सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन इसको खोलकर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी मंशियात की पुड़ियां थी, और खोलकर देखने पर वो फटकड़ी ही लगती थी। मंशियात का मेरी बेटी से क्या काम? क्या यह भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहिए होती है? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए मैं चौधरी साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि मंशियात तो क्या, उन्हें तो कभी फटकड़ी की भी जरूरत नहीं पेश आती थी। इसीलिए मेरी परेशानी में इजाफा हो गया, और मुझे परेशान देखकर चौधरी साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके बता देगी। और फिर जब उसने मेरी बेटी का पीछा किया और सुराग लगवाया, तो जो यह बात उसे मालूम हुई उसने मनोमन में मुझे बता दी, और साथ ही यह भी बताया कि मुझे छुप कर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फटकड़ी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया अपने नीचे होने वाली मंशियात के धंजे से बेखबर थी, और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद असाजा के साथ साथ चौकीदार भी इसमें मुलव्विस थे। वो खुलेआम कॉलेज में मंशियात बेचते भी थे और तलबात को मंशियात की लत लगा दी थी। उनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां भी होती थीं, जिन्हें फिर नशे में बेइज्जत करके वो उनसे जिस्म फरोशी भी करवाती थी। मेरी बेटी भी उनके हथे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसे का लालच भी दिया था, और मेरी बेटी लालच में आ गई। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने की बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी, और वह अब नशे के बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए वह उनकी झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। किस्सा मुख्तसिर कि मेरी बेटी की तरह और भी बहुत से मेडिकल के तबात इस नशे का शिकार हो चुके थे, और उनका इस्तेमाल करते हुए यह जुराइम पेशा लोग खूब खूब धंधा चमका रहे थे, और अपने वालिदैन का ख्वाब और उनकी कुर्बानियां भूल ही चुके थे। लेकिन अभी इतनी इंसानियत उनमें बाकी थी कि वह बराए रास्त हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसीलिए जो भी मंशियात की पुड़िया घर लाते, उनमें फटकड़ी पीसकर इस तरह मिला देते कि देखने पर मंशियात नजर न आए और इसका नशा भी पूरा होता रहे। इसीलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्ब का कहकर फटकड़ी मंगवाती और इस तरह से इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वहीं फटकड़ी पीसकर मंशियात की पुड़ियों में डाल रही थी। उससे ना तो मंशियात कॉलेज में पकड़ी जाती थी और न घर पर। लेकिन इस रोज मेरी बेटी वो मंशियात की पुड़िया घर पर भूल गई थी।
फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस कि यह बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर जा चुका था और मेरी बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद हो चुका था। अब वो बेहाल हो चुकी है, उसने मंशियात भी छोड़ दी हैं। लेकिन उसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने दे देकर हमारा दिल जलाते हैं।